अनुश्री जी, एक बार कैमरा ऑन कर दीजिए ना। हाँ। ठीक है। अभी मैं अगर वीडियो ऑफ करूंगी तो वापस से वो हो रहेगा ना। एक बार ऑफ स्पॉट। कर दीजिए ना, तो मुझे पता चल जाए, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी। अब मैं वापस ऑन कर रही हूँ। हाँ, स्पॉटलाइट है। हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। अब फिर ऑन हाँ रहने हाँ। देना। ठीक है। जी। ठीक है, आप देख लेना, मैं क्लास लीव कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ हाँ, ठीक है। जी। तो 5 मिनट है। चलते तो चलो, घूम आएंगे, उसमें क्या। और क्या, मैं तो इसलिए देखती रहूंगी, पढ़ती रहूंगी। आके वापस लगाना है इसको चार्ज।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोळे सर्वसाङ्गणं एसो पंच नमोकारो सर्वभावपणास्नो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने प्रकृतियां देखी थी 8th गुणस्थान तक जिनका उदय रहता है। ऐसी प्रकृतियां हमने देखी थी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमने देखी है SAM, उसके बाद SAJ। ठीक है, तो ये फर्स्ट तक, ओनली फर्स्ट तक बनती हैं। वो कौन सी है? सूक्ष्म त्रिक, ठीक है, ये है सूक्ष्म त्रिक, आतप और मिथ्यात्व वेदनी। और ये है स्थावर नामकरण, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क। ठीक है, ये हमारी सेकंड तक बनने वाली प्रकृतियां हैं। थर्ड में हमने सिर्फ एक ही देखी है, सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। ठीक है, फिर फोर्थ में हमने देखा है, ये तो उदय में आने वाली प्रकृति है ना, आप बंध में बोलते हो। सॉरी, उदय में आने वाली प्रकृतियां SAM, 3 सूक्ष्म त्रिक, मिथ्यात्व वेदनी और आतप नामकरण, ये फर्स्ट तक उदय में आती हैं। सेकंड तक उदय में आने वाली प्रकृति है स्थावर नामकरण, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क। सम्यक मिथ्यात्व वेदनी ओनली थर्ड में उदय में आती है। उसके बाद फिर हमने देखा था अप्रत्याख्यान। अच्छा, इसमें हमने क्या देखा है? 6432 देखा था। ठीक है, ये 1 से 4 तक वाली है, जिसमें से थर्ड गुण स्थान हटेगा वो देखना है। वो कौन सी है? तो 3 अनुपूर्वी वाली है, जिसमें थर्ड गुण स्थान नहीं होगा। और नरकानुपूर्वी है, 3 नहीं, सॉरी, चारों में ही नहीं होता। 4 अनुपूर्वी में नहीं है, और नरकानुपूर्वी में दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, और 4 अनुपूर्वी में तीसरा नहीं होता। ठीक है, बाकी 1 से 4 वाली ये प्रकृतियां 1 से 4 तक बनती हैं। तो ये क्या है? तो ये हमने देखा था 3 + 3 मतलब नरक त्रिक प्लस देव त्रिक। 4 में हमने देखा था अप्रत्याख्यान चतुष्क। 3 में हमने देखा था दुर्भग त्रिक, और ये 2 है शेष 2 अनुपूर्वी। एक अनुपूर्वी यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो ये जो 2 है वो तिर्यंच और मनुष्य अनुपूर्वी। ठीक है, ये हमने देखा था। ये हुई प्रकृतियां। उसके बाद फिर ये 4th तक बनने वाली, 5th तक वाली कौन सी थी? तिर्यंच। जो 5th तक सिर्फ तिर्यंच के ही उदय में आती है, बंधने वाली नहीं, उदय में आती हैं जो ऐसी ही प्रकृतियां देखना है। तो वो है तिर्यंच गति, तिर्यंच आयु, अनुपूर्वी तो हमने यहीं पे हटा दी है, और एक है नीच गोत्र। ठीक है, और एक और प्रकृति आएगी, क्योंकि 5th है इसीलिए मोहनी कर्म की क्या आएगी? प्रत्याख्यान अवरण चतुष्क, क्योंकि ये 5th गुण स्थान। तो ये 1 से 5 तक उदय में आने वाली प्रकृतियां हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा था M, अगर ऐसे लिखें कि तिर्यंच आयु है और तिर्यंच गति है, तो ये हो जाएगा MANG। ठीक है, ये आयुष्य कर्म की है, ये नाम कर्म की है, और ये गोत्र कर्म की है। ये हो गई 1 से 5 वाली। 6th में हमने देखा था कि 6th मतलब क्या? जो अप्रमत्त अवस्था में जिसका उदय नहीं होता, तो वो है स्त्यानर्धी त्रिक। ओनली प्रमत्त अवस्था में ही स्त्यानर्धी त्रिक का उदय रहता है 1 से 6 तक। ठीक है, फिर 7वें गुणस्थान तक जो उदय में रहेगी, 8वें में नहीं, मतलब जो श्रेणी में उदय योग्य नहीं है। तो श्रेणी में उदय योग्य नहीं है वो हमको देखना है।
तो हमने क्या बोला है, श्रेणी में उदय योग्य मतलब सबसे पहले तो ये देखना कि वैक्री और आहारक शरीर का कोई भी जीव निर्माण मतलब वैक्री शरीर, आहारक और वैक्री का निर्माण करा है, अगर उसने उत्तर वैक्री बनाया है या फिर वैक्री लब्धि से वैक्री शरीर बनाया या तिर्यंश भी क्यों ना हो, पर अभी हम 7th के ऊपर की बात कर रहे हैं तो मनुष्य की अपेक्षा ही बात करेंगे, या फिर आहारक शरीर बनाया हो, उस मतलब एक डिफरेंट शरीर हो गया ना, औदारिक शरीर के साथ ही वो क्या कर सकता है, श्रेणी का आरोहण कर सकता है, वैक्री या आहारक के साथ श्रेणी आरोहण नहीं करता। तो 7th तक में जो हम प्रकृतियां बंध रही हैं, उदय में आ रही हैं, उनके लिए क्या लेंगे, वैक्री द्विक, आहारक द्विक। ठीक है, वैक्री द्विक तो 1 से 7 तक सभी में उदय में आ सकती हैं, लेकिन जो आहारक द्विक है वो ओनली 6th 7th में आती है। 6th 7th मतलब 6th में उसने अपनी लब्धि फोड़ी थी और उसी आहारक शरीर की अवस्था में उसके अप्रमत्त परिणाम आ गए। उसके बाद फिर हम अगर वैक्री या आहारक की बात करते हैं तो साधु का 6th 7th गुणस्थानवर्ती वैक्री या आहारक शरीर बनाए हुए साधु में उद्योत का उदय संभव है, इसीलिए 7th गुणस्थान तक उद्योत का उदय होता है। इसमें हमने अलग अलग जीवों की अपेक्षा देखा था, तो अलग अलग जीवों की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो उद्योत का किस में रहता है, नरक में तो रहता ही नहीं है, तिर्यंश में कंपलसरी रहता है, और मनुष्य में अगर रहता है तो वो सिर्फ संयत में ही होता है, देवता मनुष्य। ठीक है, तो मनुष्य के लिए इसको यहाँ लिख देते हैं, मनुष्य के लिए हमने अच्छा 6th 7th देखा था ना, नीचे रहने दो। देवता उद्योत नाम कर्म का उदय 3 प्रकार के जीवों में होता है। देवता में होगा तो 1 से 4 बोलेंगे, मनुष्य में होगा तो 6ठा 7वां में ही होगा, तिर्यंश में होगा तो 1 से 5 में बोलेंगे। ठीक है, कुल मिला के 1 से 7 में उद्योत का उदय संभव है। उसके बाद फिर और प्रकृति कौन सी है जो श्रेणी में चढ़ने, श्रेणी जिस प्रकृति के उदय में जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता, तो अगर वो एक बार उद्योत वाला समझा दीजिए ना। हाँ देखो, उद्योत का उदय हमने बताया कि उद्योत का उदय कहाँ जाके रुका, तो 7th गुणस्थान तक उदय रहता है। तो 7th में आके मतलब 1 से 7 तक उदय बताया, तो क्या मतलब हुआ, पहले देखना उद्योत का उदय कौन कौन से जीव में होता है। नरक गति के जीव का शरीर कभी भी शीत प्रकाश ठंडा प्रकाश देने वाला नहीं होता, उनके मतलब ऐसे प्रकाशमान शरीर है ही नहीं ना उनका। तो नरक के अलावा देवता मनुष्य तिर्यंश तीनों में रहता है। देवता के गुणस्थान 1 से 4 होते हैं, तो उनके 1 से 4 गुणस्थान में उद्योत का उदय संभव है। मनुष्य में ओनली 6ठे 7वें में उद्योत का उदय संभव है, क्योंकि संयत को ही होता है। अगर मनुष्य का संयत वो भी कौन सा वाला, वैक्री या आहारक शरीर बनाया हुआ हो, तो अगर वैक्री आहारक शरीर बनाए हुए उसने मनुष्य ने अगर 1st 2nd 3rd 4th 5th तक गुणस्थान तक भी है, तो भी उसके उद्योत का उदय नहीं होगा, सिर्फ संयत मनुष्य में ही उद्योत का उदय संभव है। अब उद्योत का उदय तिर्यंश में तो कंपलसरी मतलब तिर्यंश प्रायोग्य ही है, वो तिर्यंश रिलेटेड ही है, तो जिस भी तिर्यंश में इसका उदय होना है तो वो बाय बर्थ उसमें हमेशा लाइफ लॉन्ग उदय, जैसे कि जुगनू का एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हम इसके चंद्र विमान के पृथ्वी का एक जीव का एग्जाम्पल लेते हैं, तो लाइफ लॉन्ग चाहे वो किसी भी गुणस्थान में हो, क्योंकि वो बादर होते हैं, उनमें से बादर रहते हैं, तो बादर और लब्धि पर्याप्त होते हैं, तो लब्धि पर्याप्त बादर एकेंद्रीय है, पृथ्वी का एक है, उनमें उद्योत का उदय होता है, अगर हम बोले चंद्र विमान के पृथ्वी का एक जीवों में होता है। तो वो देव और मनुष्य में कैसे मानेंगे? देव और मनुष्य मैंने बताया ना, देवता अगर उत्तर वैक्री करेगा, एक बार मैं पहले एकेंद्री की बात कंप्लीट करूं, अगर जो एकेंद्री पृथ्वी का एक जीव की चंद्र विमान के बोल रहे हैं, तो वो क्या है, लब्धि पर्याप्त है, और लब्धि पर्याप्त भी जीव है प्लस बादर जीव है, तो इसीलिए उनमें 2nd गुणस्थान भी संभव है। तो एकेंद्री में 1st 2nd जो भी गुणस्थान होंगे बाय बर्थ, मतलब 2nd गुणस्थान कब तक रहता है, तो उनके उसमें भी रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ ये पॉइंट मेरा क्लियर यहाँ पे आपको जैसे आतप का समझाया था ना, ऐसे एक पॉइंट और क्लियर समझा देती हूँ, शायद अभी मतलब टर्म 2 में नहीं, पर शायद आपको फाइनल एग्जाम में ऐसा कंफ्यूज करने वाला आ जाए क्वेश्चन। देखो उस दिन हमने क्या बात करी थी, आतप की बात करी थी, जिसमें मैंने बताया था कि एक स्टेज होती है विग्रह गति की,
एक स्टेज होती है जब जीव आहार पर्याप्ति से पर्याप्त होता है, एक स्टेज होती है जब शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होता है। स्टेजेस तो अलग अलग होती हैं, पर इनमें कुछ प्रकृतियां ऐड होती हैं, कुछ प्रकृतियां ऐड होती हैं, कुछ प्रकृतियां ऐड होती हैं। तो जब जीव इस स्टेज से इस स्टेज पे आया तो भी वो क्या था, सेकंड गुणस्थान, क्योंकि पूर्व से साधन सम्यक तो से काल किया है। इस गुणस्थान, इस स्टेज पे भी सेकंड गुणस्थान था, इस स्टेज पे भी सेकंड था, और यहाँ से यहाँ आने में उसको जो अंतर्मुहूर्त काल लगा, उस बीच में उसका यहाँ पे तो सेकंड गुणस्थान था, यहाँ आते आते वो फर्स्ट हो गया। तो जब वो इस पॉइंट पे आया, इस पॉइंट पे आके उसके आतप का उदय होना था, ठीक है, तब तक वो क्या बन गया, मिथ्या दृष्टि बन गया। इसीलिए ओनली फर्स्ट गुणस्थान में बोलेंगे आतप का उदय, बराबर। अब अगर वो जीव, यही जीव है जो भी एकेंद्रीय, पादर एकेंद्रीय की हम बात कर रहे हैं, या फिर विकलेंद्रीय है, या फिर असन्नी पंचेंद्रीय है, इन जीवों की हम बात कर रहे हैं, है ना, कि वो ही सेकंड गुणस्थान में रहते हुए फर्स्ट गुणस्थान में आ जाते हैं शरीर पर्याप्ति पूरी करते समय। ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि ऐसे जीव, जिस प्रकार हमने आतप का, मान लो ये जो जीव है वो चंद्र विमान का पृथ्वी का एक जीव है, ठीक है, वो क्या है, लब्धि पर्याप्त भी है और बादर भी है। लब्धि पर्याप्त होगा तभी उसमें उद्योत का उदय स्टार्ट होगा, और बादर है ना। तो अब हमने क्या बताया कि जिस प्रकार आतप की बात करते हैं, उसी प्रकार ये इस जीव में उद्योत का उदय तो संभव है, और अगर हम बोलेंगे कि इसी में उसका उद्योत, मतलब जैसे हम बात करें जो चंद्र विमान का, उनके लिए एक बार के लिए हम बोलते हैं कि कंपलसरी है उनके उदय होना, तो कंपलसरी है मतलब वो जब पर्याप्त बनेंगे उसके बाद उनके उद्योत का उदय डेफिनेटली होगा, उनके उद्योत की अवस्था आएगी उदय होने की, तब से लेकर लाइफ लॉन्ग रहेगा। लेकिन उसमें गुणस्थान उन जीवों में जब उनका बर्थ हुआ, या फिर उत्पत्ति हुई, या फिर विग्रह गति ही बोलो, तब सेकंड था, आहार पर्याप्ति में सेकंड था, शरीर पर्याप्ति आते आते फर्स्ट हो गया। और जिस प्रकार आतप का बोला, वैसे ही उद्योत का उदय भी इधर ही स्टार्ट होता है। हम इसमें मतलब 4 प्रकृति होती हैं, वीपीएयू, ये विहायो गति होती है, ये पराघात होती है, और ये आतप का जो उदय होता है शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद ही जीव में इनका उदय होता है। तो जब तक आतप या फिर उद्योत किसी का भी उदय हो रहा है, आतप या उद्योत किसी का भी उदय होने वाले जीव में फर्स्ट गुणस्थान ही रहेगा, ठीक है, भले ही उसके जस्ट पहले अंतर्मुहूर्त पहले ही वो सेकंड में था, पर जब तक उसके आतप उद्योत का उदय आएगा तब तक वो फर्स्ट में चला जाएगा। अब ये चंद्र विमान के पृथ्वी का एक जीव बोलो या फिर सूर्य विमान के बोलो, सूर्य विमान में आतप का उदय होगा, चंद्र विमान में उद्योत का उदय होगा। वीर से क्या, दूसरे में नहीं हो सकेगा इसका, दूसरे में नहीं हो सकेगा, मतलब जो यहाँ पे हम गुणस्थान ले रहे हैं ना, गुणस्थान जो यहाँ पर ले रहे हैं, अगर हम एकेंद्रीय, विकलेंद्रीय या फिर असन्नी पंचेंद्रीय की बात करेंगे, तो उनमें सिर्फ फर्स्ट ही मानेंगे अपन, भले ही उनमें सेकंड गुणस्थान होता है, पर उद्योत का उदय सिर्फ फर्स्ट में होगा। लेकिन पंचेंद्रीय, जो सन्नी पंचेंद्रीय जीव है, सन्नी पंचेंद्रीय जीवों में सेकंड गुणस्थान में भी उसका उदय संभव है, इसीलिए कलेक्टिवली हमने 1 2 3 4 5 सभी लिया। अभी क्लियर हुआ? सबका वी से क्या लिए यहाँ पर, वी से क्या लिए ऊपर, ये हाँ वी से क्या लिए, बाद में पढ़ोगे। ये विहायो गति है, अच्छा पराघात नामकरण, विहायो गति मतलब प्रशस्त अप्रशस्त जिसका भी उदय होना है, हाँ ये विहायो गति है, पराघात है, आतप उद्योत है, ठीक है। ये बहुत बात की चीजें हैं, बस मैं बता रही हूँ कि इन प्रकृति का उदय शरीर पर्याप्ति से पर्याप्त होने के बाद ही होता है, ठीक है। यहाँ तक दीदी ये कलेक्टिवली 2 3 4 5 लिया, ये एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज। 2 3 4 5 मतलब ये अभी आपने बताया ना तिर्यंश में 1 से 5 लेना है। 1 2 3 4, सिर्फ 2 3 नहीं, 1 2 3 4 5। हाँ, मतलब मिथ्या दृष्टि अवस्था है तो भी उसके आतप उद्योत, आतप तो ठीक है, उद्योत की बात कर रहे हैं तो उद्योत का उदय मिथ्या दृष्टि अवस्था में हो सकता है,
पर अगर सासाधन की बात करें तो सिर्फ सन्नी पंचेंद्री सासाधन में ही होगा। बाकी एकेंद्री विकेंद्री असन्नी भले ही सासाधन गुणस्थान होता है पर उसमें उनका उद्योत का उदय नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा गुणस्थान सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था, ये सन्नी पंचेंद्री तिर्यंश के ही आती है, क्योंकि थर्ड गुणस्थान में सन्नी पंचेंद्री पर्याप्त जीवी हो सकता है ना, तो इसीलिए सन्नी पंचेंद्री तिर्यंश में थर्ड गुणस्थान भी हो सकता है। अगर वो अविरत सम्यक दृष्टि है तो भी उसमें उद्योत का उदय हो ही सकता है। एक जुगनू का एग्जाम्पल ले लो आप बस, कि मान लो कोई एक जुगनू है, उसमें उद्योत का उदय है। ठीक है। अब उसमें वो फर्स्ट गुणस्थान में था, मिथ्या दृष्टि है तो भी उसके उद्योत का उदय है। सम्यक दृष्टि है, फोर्थ गुणस्थान है तो भी उदय है। उसने व्रत पचखांड स्वीकार कर लिए तो भी उसका उदय है। अगर वो यहाँ से डावाडोल वाली स्थिति मतलब सम्यक मिथ्या तो थर्ड गुण स्थान में आया तो भी उसके उद्योत का उदय संभव है। और मान लो यहाँ पर वो प्रथमोपशम, क्योंकि ऑफकोर्स चारों गति के जीव, चारों गति के सन्नी पंचेंद्रीय जीव क्या कर सकते हैं, प्रथमोपशम की प्राप्ति कर सकते हैं ना, प्रथमोपशम की योग्यता में हमने देखा था। तो मान लेते हैं कि वो जीव जो था वो प्रथमोपशम की प्राप्ति उसने करी, और वो प्रथमोपशम की प्राप्ति में फोर्थ गुण स्थान में था या फिर फिफ्थ गुण स्थान में था, और वहां का जो काल है वो पूरा हुए बिना ही छयावली का एक समय वाला जो भी बात हो गई, तो वो सेकंड गुण स्थान में आ गया। तो सेकंड में भी वो तो उसका उदय है ही ना उद्योत का, तो वहां से वो वापस फर्स्ट में आ गया। तो मतलब थर्ड में 1 2 3 4 5 सब में उसके उद्योत का उदय है। जुगनू सन्नी पंचेंद्रिय है क्या? जुगनू सन्नी पंचेंद्री, जुगनू शायद चौरिंद्री जीव है। हाँ वही तो। ठीक ठीक है, ठीक है, कोई भी जुगनू को नहीं लेते हैं एक बार के लिए, क्षमा याचना, हाँ। कोई भी ऐसा सन्नी पंचेंद्री जीव ले लेते हैं जिसमें उद्योत का उदय है। ठीक है। अभी आगे बढ़े, इसमें और कोई पॉइंट तो नहीं रहे हैं शायद। इसमें ना असल में तिर्यंश में सिर्फ ऐसा लिखा है कि भव स्वभाव से उद्योत का उदय तिर्यंश गति के जीवों को 1 से 5 में होता है। अब आप अपने उससे ध्यान में लगा लेना है, अगर एकेंद्री है तो सिर्फ फर्स्ट में होगा, द्विइंद्री त्रिइंद्री चतुरिंद्री है तो सिर्फ फर्स्ट में होगा, और सन्नी असन्नी पंचेंद्री है तो सिर्फ फर्स्ट में होगा, सन्नी है तो 1 से 5 सभी हो सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद फिर श्रेणी वाली बात कहाँ चली गई। ठीक है। तो ये श्रेणी के हो गए 2-3 पॉइंट्स। कितने हुए, एक तो ये वैक्रिय, आहारक, उद्योत, 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए, मतलब 5 प्रकृति देख ली। उसके बाद कौन से प्रकृति के उदय में श्रेणी का आरोहण नहीं, कौन से सहनन, 5 सहनन, अंतिम के 5 जो सहनन होते हैं, ओनली एंड ओनली वज्रशप नारद सहनन से ही जीव श्रेणी का आरोहण कर सकता है। इसीलिए अंतिम 5 सहनन भी 1 से 7 तक ही रहेंगे। उसके बाद श्रेणी का आरोहण अगर जीव को करना है तो या तो उसके औपशमिक सम्यक्त्व होगा या फिर उसके शायिक सम्यक्त्व होगा। शायिक सम्यक्त्व में सम्यक वेदनी का क्षय हो जाता है, औपशमिक में सम्यक वेदनी का उपशम रहता है, मतलब दोनों केस में उदय नहीं है। तो इसीलिए श्रेणी वाली जो बातें हम कर रहे हैं, तो सॉरी सहनन नहीं, सम्यक वेदनी, सम्यक वेदनी का जो उदय होगा वो भी 4 से 7 में ही होगा, क्योंकि सम्यक्त्वी जीव क्या होता है ना, तो 4 से 7 लेंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट गुणस्थान ओनली फर्स्ट में उदय में आएंगी वो एम सूक्ष्म त्रिक, आतप, मिथ्यात्व वेदनी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड में उदय में आएंगी वो है स्थावर, अनंतानुबंधी चतुष्क, जाति चतुष्क। ओनली थर्ड में उदय आएगी सम्यक मिथ्यात्व वेदनी। 1 से 4 में उदय आएंगी 3 + 3 नरक त्रिक, देव त्रिक, अप्रत्याख्यान चतुष्क, दुर्भग त्रिक और तिर्यंश मनुष्य अनुपूर्वी। इसमें से तिर्यंश मनुष्य अनुपूर्वी और तिर्यंश अनुपूर्वी, मनुष्य अनुपूर्वी और देवानुपूर्वी, ये 3 अनुपूर्वी 1 2 4 में इनका उदय रहेगा, और नरकानुपूर्वी का 1 और 4 में उदय रहेगा। बाकी 1 से 4 है सभी। फिर बात आती है MANG। ठीक है। MANG 1 से 5, मोहिनी कर्म की प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, तिर्यंश आयु, तिर्यंश गति, नीच गोत्र, इनका 1 से 5 में रहेगा।
छठे वाले की बात करेंगे कि अप्रमत्त अवस्था में अगर जीव को जाना है तो उसके स्त्यानर्धी त्रिक का उदय नहीं होगा, प्रमत्त अवस्था में ही स्त्यानर्धी त्रिक का उदय होता है। फिर आगे श्रेणी नहीं, मतलब श्रेणी चढ़ना है तो किन प्रकृतियों के उदय में नहीं चढ़ेंगे, तो वैक्री द्विक, आहारक द्विक, तो 1 से 7 और 6 7। उद्योत देवता में 1 से 4 रहता है, मनुष्य में छठा सातवां, सन्नी पंचेंद्रीय तिर्यंश में 1 से 5, एकेंद्रीय विकलेंद्रीय असन्नी पंचेंद्रीय में ओनली 1। तो इस अपेक्षा टोटल उद्योत के उदय योग्य गुण स्थान है 1 से 7। ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए अंतिम 5 सहनन से, ओनली वजीशब नाराज वाला श्रेणी चढ़ता है, बाकी के जो रहेंगे वो 7वें तक ही आ सकते हैं, मतलब हाँ 7वें गुणस्थान तक को टच कर सकते हैं। तो अंतिम 5 सहनन के उदय में का उदय सिर्फ 1 से 7 गुणस्थान में होता है। सम्यक वेदनी का उदय 4 से 7 में होता है, श्रेणी में इसका उदय नहीं होता, या तो उपशम होता है या क्षय होता है। ये 7 तक हो गई। उसके बाद हमने नेक्स्ट देखा था हास्य। हास्य षटक हमने देखा था। हास्य षटक को 1 से 8 गुणस्थान तक उदय बताया था, मतलब श्रेणी तो चढ़ गया, लेकिन जब ऐसी अवस्थाएं होती हैं हास्य, रति, अरति, ऑफ कोर्स ये है तो मोहनी कर्म की प्रकृति ना, तो मोहनी कर्म की प्रकृतियों में अब श्रेणी में क्या कर रहा है, श्रेणी में जीव को लगभग मोहनी कर्म के साथ ही छेड़छाड़ करनी है। तो मोहनी कर्म 1 से 8 गुणस्थान तक हास्य षटक का क्या होगा, उदय रहेगा। उसके बाद फिर जब जीव 9वें गुणस्थान में आता है तो उसके हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा किसी का भी उदय नहीं होता। अब हम आज 9th गुणस्थान तक जिनका उदय है वो प्रकृतियां देख लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? इसमें किसी के कोई डाउट हो तो बताना। अब यहाँ पे हम देखेंगे वापस, अभी मोहनी कर्म पे अगर हम आए हैं 8 गुणस्थान में, हमने मोहनी कर्म की 6 प्रकृति, अभी हमने मोहनी कर्म की कितनी प्रकृतियों पे बात कर ली है, तो हमने बात कर ली है किस किस का उदय, मिथ्यात्व वेदनी का उदय बता दिया, फिर अनंतानुबंधी चतुष्क का उदय बता दिया, फिर प्रत्याख्यान चतुष्क का उदय बता दिया, प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क का उदय बता दिया। ठीक है। फिर चारित्र मोहनी की हाँ, फिर उसके बाद एक हमने सम्यक मिथ्यात्व वेदनी का भी बता दिया है, सम्यक वेदनी का भी बता दिया है। ठीक है। दर्शन मोहनी की हमने सब कंप्लीट कर दी, इसका 3 है, इसका 4 से 7 है। ठीक है। और फिर क्या प्रकृति बची है अभी हमारी बची, फिर हमने हास्य षटक का भी बता दिया 1 से 8। ठीक है। अब क्या बचा है, अब हमारा बचा है 3 वेद और संज्वलन चतुष्क। ठीक है। तो इन सब का एक साथ उदय विच्छेद हो ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो कैसे रहता है, तो इन सब का होता 9th में ही है, लेकिन किस प्रकार से होता है ये देखेंगे। टोटल कितनी है, 4 5 6 7। ठीक है। एक मिनट, संजुलन चतुष्क की जगह यहाँ पर संजुलन त्रिक लिख देती हूँ मैं, क्योंकि हमारे संज्वलन लोभ का उदय हमको पता है 10th में भी होता है। ठीक है। तो 3 वेद, संज्वलन त्रिक, इनका 1 से 9 है, और संज्वलन लोभ का 1 से 10 है। ठीक है। अब हम बताएंगे इनका अलग अलग टाइम, तो इनका अलग अलग क्या क्या टाइमिंग है तो वो देखना है, इनका उदय कहाँ तक होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले 3 वेद, सबसे पहले जब जीव 9th गुणस्थान में, हम बोलते हैं कि 9th गुणस्थान में जीव सवेदी भी होता है और अवेदी भी होता है। सवेदी मतलब उसके वेद का उदय है, अवेदी मतलब उसके वेद का उदय नहीं है। तो देखो, जो स्त्रीवेदी जीव है, अगर स्त्रीवेदी जीव श्रेणी कारण, सबसे पहली बात तो 9th गुणस्थान में अगर तीनों वेद का उदय है, मतलब स्त्रीवेदी जीव हो, पुरुष वेदी हो या नपुंसक वेदी हो, कोई भी श्रेणी का आरोहण कर सकता है। इनफैक्ट शपथ श्रेणी आरोहण करके मोक्ष भी जा ही सकते हैं। तो 3 वेद के जो भी जीव है, मान लो स्त्रीवेदी जीव है, ठीक है, तो स्त्रीवेदी जीव हो, पुरुष वेदी जीव हो या नपुंसक वेदी जीव हो, इनका उदय कहाँ तक रहता है, तो बताया 1 से 8 तक तो पूरा पूरा रहता है, और 9th गुणस्थान, ये टोटल 9th गुणस्थान का काल है। ठीक है। इस 9वें गुणस्थान का
बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, वहां तक, यहाँ तक तो उदय है ही, इसमें भी पूरे में स्त्री वेद का उदय है, ठीक है, स्त्री पुरुष नपुंसक जो भी है। तीन में से एक बात भी ध्यान रखना, तीन में से एक ही वेद का उदय होगा किसी एक जीव में, दो या तीन एक साथ नहीं हो सकते, या फिर बैक टू बैक भी नहीं हो सकते। पूरे संसार काल में एक ही, संसार काल नहीं सॉरी, पूरे जीवन काल में एक ही वेद का उदय होगा, ठीक है। तो एक ही वेद का उदय अभी 8th गुण स्थान तक भी था, और उसी वेद का मान के चलते पुरुष वेदी जीव है कोई, पुरुष वेदी जीव यहाँ भी उसके 8th गुण स्थान तक भी उदय था। 9th में जब वो आया तो 9th का बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, तब तक भी उसके पुरुष वेद का उदय था। उसके बाद संख्य स्थिति घात आगे तक स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, जो भी वेदी जीव है, जैसे हमने यहाँ पुरुष वेदी जीव की बात करी, तो उसके इस पॉइंट तक क्या रहेगा, उसका वेद का उदय रहेगा, ठीक है। स्त्री वेदी जीव है, स्त्री वेद। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ कि कोई पुरुष वेदी जीव है, उस पुरुष वेदी जीव के स्त्री वेद का उदय कौन से गुण स्थान में होगा? मान लेते हैं वो जो जीव है पुरुष वेदी जीव, वो पुरुष वेदी जीव पहले गुण स्थान में था बाय बर्थ, उसके बाद फिर उसने मतलब गुण स्थान आरोहण किया, और मान लेते हैं वो 4th में गया, फिर वो 5th में गया, फिर वो संयत बना तो 7th में गया, 6th में गया, उसके बाद फिर उसने 6th 7th 6th 7th करके फिर श्रेणी आरोहण करी, और श्रेणी आरोहण करके फिर वो 8th में गया, और उसके बाद वो 9th में गया। अब यहाँ तक वो था, और हमने बोला उसका उदय कहाँ तक रहेगा, तो व्यतीत हो तब तक भी है, एक संख्यतम भाग शेष में व्यतीत हो, इतने पॉइंट तक उसके पुरुष वेद का उदय रहेगा, ठीक है। अब आप बताइए इस पुरुष वेदी जीव में स्त्री वेद का उदय कौन से गुण स्थान में होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही वेद, तीनों में से एक वेद का ही उदय होगा। ये तो उधर रहेगा ना, वो तो शुरू से ही पुरुष वेदी है तो पुरुष वेदी ही रहेगा। एक ही रहेगा, ठीक है। एक बार ना आप लोग सभी से मैं एक निवेदन करती हूँ, आप ना अगर आपको आंसर्स आते हैं प्लीज एक बार के लिए, अगर कंफर्म आंसर आते हैं तो एक बार के लिए खुद को स्टॉप देना और थोड़ा सा प्रयास दूसरों को करने देना, ठीक है। बेस्ट है आपको आंसर आता है, वेल एंड गुड। और सबसे पहले मेरा यही है, अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा क्वेश्चन पूछने का इन्हीं लोगों से रहता है जिनको आंसर आता ही नहीं है, ताकि वो जी। सोच सकें, जय ठीक है। जिनेन्द्र दीदी। हाँ जी जी, वर्तमान में जेंडर चेंज कर लेते हैं लोग, हाँ, तो उस स्थिति में पुरुष वेद और स्त्री वेद का फिर बाय चेंज नहीं बर्थ जो आएगा? उनका, बाय बर्थ जो उनका वेद का उदय है, भगवान ने फरमाया कि वो ही उदय रहता है। यहाँ का जो मतलब फिजिकली उनने जो भी चेंजेस करे हैं बाय जो भी सर्जरी एंड ऑल, पर हम क्या बोलेंगे कि मतलब भगवान ने क्या बताया है कि अगर बाय बर्थ उसका जो वेद का उदय है वो लाइफ लॉन्ग रहता है, तो उसको पुरुष वेदी जीव ही मानना, मतलब एक्चुअल में केवल ज्ञानी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमने बताया कि जो भी पुरुष वेदी जीव है। हाँ, तो मैं ये बस बोल रही थी कि आप थोड़ा सा, मैं यहाँ क्वेश्चन पूछो तुरंत आंसर मत दे देना, अगर आपको डेफिनेटली ये आत्म साक्षी से समझना कि मैं आंसर गेस कर रही हूँ कि वाकई में आंसर दे रही हूँ। आपको आता है तो आप आंसर दोगे, और आपको नहीं आएगा तो आप आंसर गेस करोगे, और मुझे गेसिंग वालों के ही आंसर चाहिए ठीक है। तो जब आपको दिख रहा है कि कोई आंसर नहीं दे पा रहा है तो फिर आप आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है। ये हुआ पुरुष वेदी जीव का। जब तक उसके जीवन काल में अगर पुरुष वेद का उदय है तो वो किसी भी गुण स्थान में रहे उसके पुरुष वेद का ही उदय होगा टिल 9th। लेकिन अगर वो उसके स्त्री वेद नपुंसक वेद के उदय की बात करेंगे तो उसमें उसका उदय नहीं माना जाएगा, नहीं होता है, ठीक है। तो ये हुआ स्त्री पुरुष वेदी जीव के लिए। अब यही अगर स्त्री वेदी जीव अनुज होता, जी, एक क्वेश्चन था इसी रिलेटेड। अपन हाँ बोलते हैं ना शपक श्रेणी में जब श्रेणियां चढ़ते हैं तब आगे जाके अवेदी हो जाते हैं, तो इसका उदय तब रुक जाता है क्या, जो भी है हाँ, स्त्री वेद पुरुष वेद बस ये नपुंसक वेद? वही हम बात कर रहे हैं कि 9th गुण स्थान में अवेदी और सवेदी दोनों अवस्थाएं होती हैं। तो क्यों होती है? क्योंकि 9th गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो और एक संख्यतम भाग शेष है, उसमें संख्य स्थिति घात हो जाए, इस पॉइंट तक तो जीव सवेदी है।
मतलब वेद सहित है, उसके वेद का उदय है, और उसके बाद का जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसमें वो अवेदी हो जाता है, उसके वेद का उदय नहीं होता। क्लियर ओके। हुआ? हाँ हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये थैंक अब यू। स्त्रीवेदी जीव की बात लो, इसी टाइप का हमने प्रोसेस लिया। तो उसके भी स्त्रीवेद का उदय 9th गुण स्थान के बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, उस और वहां तक, और उसके आगे संख्य स्थिति घात तक उसके उसमें रहेगा, उदय विच्छेद रहेगा। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, स्त्री वेदी जीव हो, पुरुष वेदी जीव हो, या फिर नपुंसक वेदी जीव हो, सबका हम अगर मोटे रूप से काल बताएं तो वो काल यही होता है, बहुसंख्य भाग व्यतीत हो, एक संख्यतम भाग शेष रहे, और संख्य स्थिति घात पश्चात। पर एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे होगा ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसी पॉइंट पे उसका उदय विच्छेद हो ऐसा नहीं होता, पर बस बहुसंख्य भाग मोटे रूप से इतना ही बोलना कि एक संख्यतम भाग शेष है, संख्य स्थिति घात व्यतीत हो गए, उसके बाद वो जीव अवेदी बन जाएगा। उसमें इसमें 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 तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। ठीक है, ये आप श्रेणी में जब डीपली पढ़ोगे ना तब आपको उपशमक श्रेणी और शपक श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो अभी जय जिनेन्द्र इसके दीदी, हाँ, तो पहले स्त्री वेद का होता है, पहले नपुंसक वेद का होता है, या पहले पुरुष वेद का होता है? विच्छेद पहले कौन से वेद का होता है? वैसे मैं अभी ये आंसर अभी नहीं देना चाहूंगी, क्योंकि फिर वो बात बहुत आगे की चली जाएगी उपशमक श्रेणी शपक श्रेणी की। पर ऐसा है, पुरुष वेद का उदय सबसे लास्ट में, मतलब लास्ट तक रहता है। पुरुष वेदी जीव का अवेदीपना, अगर वापस उपशमक श्रेणी की बात करें कि वो यहाँ पे रहा थोड़े टाइम तक, उसके बाद फिर वापस से वो रिवर्स आया, तो रिवर्स आता है तो इतने टाइम तक वो अवेदी रहता है, उसके बाद फिर वो सवेदी हो जाता है। तो यहाँ से वो गया था अवेदी अवस्था, वापस आया, तो अवेदीपना पुरुष वेदी जीव का कम रहता है एज कम्पेयर टू स्त्री वेदी एंड नपुंसक वेदी। ठीक है, इसलिए वो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। मैं आपको बाद में या तो बताती हूँ, या फिर हम जो भी, तो मतलब अभी हमारे कोर्स से भी आउट चले जाएगा, प्लस सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट करना है। और सबसे बड़ी बात, इसका स्क्रीनशॉट मैडम, स्क्रीनशॉट ले ले। और जो ये बात है कि पुरुष वेदी का स्त्री वेदी का किसका रहता है, तो पुरुष वेदी का मतलब पुरुष वेदी जीव का उदय विच्छेद थोड़ा लेट होता है। ठीक है, नोट कीजिए। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब ये हुआ हमारा वेद, 3 वेद की हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं संज्वलन कषाय की। अब 3 संज्वलन कषाय है हमारे पास, क्रोध, मान, माया। तो इनका उदय विच्छेद इसी क्रम में होता है। लोभ का 10th गुण स्थान के अंतिम समय में होता है। ठीक है, अब हम संज्वलन क्रोध की बात करें, तो संज्वलन क्रोध कब होगा? तो संज्वलन क्रोध का हम देखेंगे कि जैसे हमने बंध की बात करी थी वैसे ही, कि ये पूरा पुरुष वेद का, मान लो यहाँ पर पुरुष वेदी जीव का पुरुष वेद का बंध वो हुआ है, बंध विच्छेद हुआ है, उदय विच्छेद की बात नहीं करी है, यहाँ पे बंध विच्छेद हुआ है। ठीक है, बंध विच्छेद के संख्य स्थिति घात आगे तक संज्वलन क्रोध का उदय रहता है, उसके बाद फिर संज्वलन क्रोध का उदय नहीं होता। फिर हम बात करेंगे संज्वलन मान। तो इस पॉइंट के बाद संज्वलन क्रोध का जब उदय विच्छेद हुआ है, बंध विच्छेद हुआ है, उससे संख्य स्थिति घात आगे तक, उसके बाद ओनली माया एंड लोभ का उदय होता है। उसके बाद फिर संज्वलन मान के बंध विच्छेद के संख्य स्थिति घात तक माया का उदय रहता है, उसके बाद सिर्फ लोभ का उदय रहता है, सॉरी माया का उदय रहता है, उसके बाद फिर मान का। देखो यहाँ पर क्या था, क्रोध था ना, तो ये पुरुष वेद के बंध विच्छेद के संख्य स्थिति रहता है, उसके बाद मान माया लोभ, ये है संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद, और ये है संज्वलन मान का उदय विच्छेद। ये है संज्वलन मान का बंध विच्छेद, और ये है संज्वलन माया का उदय विच्छेद।
फिर इसके बाद माया के बाद मान के बंध विच्छेद, हाँ मान के बंध विच्छेद के संख्या स्थिति घात बाद, एक बार मैं इसको ना फिर से थोड़ा बड़ा करके बनाती हूँ, रुको। और दीदी आप एक लोग ही भी इस लाइन में तरह से सारे बना पढ़ाई लेना। तो ज्यादा आसान हो जाएगा समझने में, इंस्टेड ऑफ 3 अलग अलग लाइन। अलग अलग लाइन में बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि बंध विच्छेद उदय विच्छेद डिफरेंट डिफरेंट बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम उदय विच्छेद की बात कर रहे हैं लेकिन काउंटिंग बंध विच्छेद से लेते हैं, ओके। ठीक है। तो हम बंध विच्छेद को ही उदय विच्छेद का पॉइंट नहीं बोल पाएंगे सबके लिए। वो बहुत, ये स्पेशली इसमें ना शपक श्रेणी उपशमक श्रेणी में पूरा यही होता है, इसका बंध विच्छेद, इसके बाद इसका उदय विच्छेद, फिर इसका बंध विच्छेद, फिर इसका उदय विच्छेद, इस टाइप से, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो बस इतना ही समझना अभी के लिए कि ये पॉइंट है 1 से 8 गुण स्थान तक का, ठीक है। 1 से 8 तक यहाँ का पॉइंट है जो भी हो। उसके बाद फिर ये है 9th। तो 9th में इस पॉइंट पर तो बहुसंख्य भाग व्यतीत हुआ, ठीक है। ये 9th है, ये उसका बहुसंख्य भाग है। बहुसंख्य भाग के संख्य स्थिति घात, ठीक है, संख्य स्थिति घात तक पुरुष वेद, यहाँ पे वेद लिख देते हैं बस, ये वेद का उदय विच्छेद, ठीक है। अब हम क्या बोल रहे हैं, ये पॉइंट आया, ये वेद का जो भी वेद है, कौन सा वेद है, तो यहाँ पे बात करते हैं पुरुष वेद, क्योंकि पुरुष वेद का ही मैंने बताया ना सबसे लास्ट तक बंध विच्छेद और लास्ट तक उदय विच्छेद होता है। तो लास्ट वाला वेद कौन सा रहा, तो पुरुष वेद का बंध विच्छेद, ठीक है। उससे संख्य स्थिति घात आगे तक ये है संज्वलन क्रोध का उदय विच्छेद, ठीक है। फिर अब हम बात करते हैं, ये पॉइंट है संज्वलन क्रोध का, आप बनाते जाना अपनी बुक में साथ साथ, बंध विच्छेद, संख्य स्थिति घात पश्चात संज्वलन मान का उदय विच्छेद। फिर संज्वलन, ये पॉइंट क्या है, संज्वलन मान का बंध विच्छेद, ये पॉइंट है संज्वलन माया का उदय विच्छेद। फिर ये पॉइंट है संज्वलन बंध विच्छेद, संख्य स्थिति घात पश्चात संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद। नहीं होगा उदय विच्छेद। क्रोध मान माया, हाँ। तो ये हमने क्या बोला कि इसके संख्या स्थिति घात बाद क्या बोलेंगे, संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद। पर क्या संख्या स्थिति घात बाद उसका 10th गुण स्थान भी निकल गया होगा, नहीं निकला होगा, क्योंकि हमको पता है संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद कहाँ तक होगा, संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद मतलब उदय कहाँ तक रहता है, 10th गुण स्थान तक। ये हमें पता ही है कि सिर्फ सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय रहता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये मान लेते हैं, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पूरा एक्सटेंड करके मान लेते हैं कि ये 9th गुण स्थान क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये जो 9th गुण स्थान खत्म हुआ, ये संख्या स्थिति घात बोले नहीं बोले, पर ये जो संज्वलन माया के बंध विच्छेद के बाद जितना टाइम बचा था वहां पे संज्वलन, वहां पे क्या हुआ, 9th गुण स्थान खत्म हो गया। ये 9th गुण स्थान का एंडिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या होता है, इस 9th गुण स्थान के एंडिंग समय में, एंडिंग समय लास्ट समय है, अंतिम समय में एंड या फिर लास्ट समय लिख देते हैं, 9th का लास्ट समय है, यहाँ पर संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद होता है, लेकिन बादर संज्वलन लोभ का, बादर संज्वलन लोभ का। मैडम एक सेकंड, उदय विच्छेद पहले होता है बंध विच्छेद बाद में एक होता बार है मेरे को पहले मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। अच्छा ठीक। बादर संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद 9th गुण स्थान के लास्ट समय में होता है। फिर क्या होगा, ये है 9th गुण स्थान का लास्ट समय, ठीक है, या फिर इसको बोल देते हैं 10th गुण स्थान का फर्स्ट समय, वैसे मान लेते हैं ये 9th का लास्ट समय था और इस समय पे जीव 10th गुण स्थान में आ गया। तो
तो 10th गुण स्थान के फर्स्ट समय से लेकर 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक किसका उदय रहता है? इस पूरे बीच में सिर्फ सूक्ष्म संज्वलन लोभ का, सूक्ष्म संज्वलन लोभ का उदय रहता है और उसके बाद इस लास्ट समय पे उसका उदय विच्छेद हो जाता है। ठीक है, अब फिर से एक बार देख लेते हैं पुरुष वेद बंध विच्छेद के। अच्छा, यहां से देख लेते हैं ना। 1 से 8 गुणस्थान तक की बात थी। 9th गुणस्थान का बहुसंख्य भाग व्यतीत हो संख्य स्थितिघात के पश्चात वेद, जो भी वेद होगा जिसका भी उदय है उसका उदय विच्छेद हुआ। फिर पुरुष वेद का जब बंध विच्छेद हुआ था उसके, और डेफिनेटली पुरुष वेद का जो बंध विच्छेद है ना वो उदय विच्छेद के थोड़े पहले का समय, अगर ये पुरुष वेद का उदय विच्छेद है तो उसके थोड़े पहले का ही है, एक ही समय नहीं होता बंध विच्छेद उदय विच्छेद का। इसमें ये पुरुष वेद का बंध विच्छेद का समय है, उससे संख्य स्थितिघात आगे के बाद संज्वलन क्रोध का उदय विच्छेद है। संज्वलन क्रोध का जो भी बंध विच्छेद था XYZ उसके, वो डेफिनेटली ये पॉइंट नहीं है अभी, ऐसा समझना। ये संख्य स्थितिघात पश्चात संज्वलन मान का उदय विच्छेद, मान के बंध विच्छेद के संख्य स्थितिघात पश्चात माया का उदय विच्छेद, माया के बाद में माया का जब उदय बंध विच्छेद हुआ उसके बाद से लेकर इसमें 9th, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं है ना, 9th गुणस्थान के लास्ट समय तक बादर संज्वलन लोभ, मतलब लास्ट समय में बादर संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद रहेगा। इसमें सिर्फ संज्वलन मान के बाद में संज्वलन नाम, इसको ऐसे समझ लो। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ भी वो नहीं ले रहे ना पॉइंट, तो ऐसे मानो कि जब संज्वलन माया का उदय विच्छेद हुआ उसके बाद कितने क्रोध, कितने कषाय बचे उदय में? सिर्फ संज्वलन लोभ बचा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में सिर्फ एक ही कषाय का उदय रहता है जो है संज्वलन लोभ। ठीक है, और उसके बाद 9th गुणस्थान के लास्ट समय में बादर संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद हो जाता है। फिर 10th गुणस्थान, ये है ये वाला पॉइंट, 9th का लास्ट समय। थोड़ा सा यहाँ से वापस बताइए एक बार, यहीं पर से संज्वलन माया का, यहाँ पर जो लाइन खींचे उसके नीचे से। ये संज्वलन माया, देखो यहाँ तक तो सेपरेट हो गया है। ये सेपरेट होने के बाद यहाँ पे हमने देख लिया इसके बंध विच्छेद के संख्या स्थिति का बाद संज्वलन माया का उदय विच्छेद। अब इसका उदय विच्छेद हुआ, अब हमारा एक कषाय, दूसरा कषाय, तीसरा कषाय, तीनों कषाय का उदय विच्छेद हो गया। या एक और बात मैं यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने कषाय का उदय चल रहा था? 4 कषाय का। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 4 कषाय का उदय था। इस पॉइंट से यहाँ तक 4 कषाय का उदय था। इस पॉइंट के बाद में 3 ही कषाय बचे क्योंकि क्रोध का उदय विच्छेद हो गया। एक जी, ये जो संयमन क्रोध का आपने उदय विच्छेद किया, लेकिन पहले तो बंध विच्छेद होगा ना, फिर बाद में उदय विच्छेद होगा ना। तो हम बंध विच्छेद की बात नहीं कर रहे ना अभी, मैंने इसको इससे रिलेट ही नहीं करा ना। अच्छा, तो अगर ये संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद हो गया तो भी क्या उसका उदय नहीं होगा? मैडम इससे पहले उदय विच्छेद क्यों आया, फिर बाद में बंध विच्छेद आ रहा, सब में ऐसा क्यों हो रहा है? आपने ना जैसे जो सेकंड वाला डायग्राम है ना, उसमें लिखा कि संज्वलन क्रोध का उदय विच्छेद हो गया, ठीक है। फिर आपने थर्ड वाले डायग्राम में लिखा कि संज्वलन क्रोध का बंध विच्छेद हुआ, उसके बाद संज्वलन मान का उदय विच्छेद हुआ। तो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि पहले उदय विच्छेद होगा, पहले तो बंध विच्छेद होगा ना। तो मतलब ऊपर आपको बंध विच्छेद लिखना था संज्वलन क्रोध का, और यहाँ बंध विच्छेद लिखा आपने थर्ड वाले में डायग्राम में। अभी हम प्रकृतियों के उदय की बात कर रहे हैं कि बंध की बात कर रहे हैं? उदय की। तो उदय की बात कर रहे हैं ना, लेकिन आपने यहाँ साथ साथ हमें बंध विच्छेद भी दिया है ना। तो मैं आपका डाउट समझ गई, सुनिए, हम अभी यही बता रहे हैं कि ये जो क्रोध है, संज्वलन क्रोध, वो कहाँ तक उसका उदय आ रहा है, तो उसका उदय इस पॉइंट तक आ रहा है, बस ये चैप्टर क्लोज। अब हम बात कर रहे हैं कि संज्वलन माया मान का उदय कहाँ तक है, तो बताया इस पॉइंट तक है, चैप्टर क्लोज। माया का उदय कहाँ तक है, तो इस पॉइंट तक है, चैप्टर क्लोज। अब उसके मतलब ये जो पॉइंट है इसको कैलकुलेट कैसे करना, ये तो ऐसे रैंडम कोई भी पॉइंट है, तो इस पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए बताया
कि जब भी किसी पॉइंट पे संजुलन मान का बंध विच्छेद, या फिर वापस इसी पे आते हैं, आपके इसमें डाउट है तो, संजुलन क्रोध का जब भी बंध विच्छेद हुआ था, उसके संख्येय स्थितिघात पश्चात एक पॉइंट आता है जिस पॉइंट पे संजुलन मान का उदय विच्छेद होगा, और उसके बाद सिर्फ 2 ही कषाय बचेंगे उदय के लिए। यहाँ माया का उदय विच्छेद हुआ तो सिर्फ एक ही कषाय बचा उदय के लिए, और ये है उसके माया का उदय विच्छेद। तो ये जो एक कषाय है उसका काल हमने बताया 9th के लास्ट समय, और इस समय पे बादर संजुलन लोक का तो उदय विच्छेद होगा, लेकिन 10th गुण स्थान के पूरे में फर्स्ट समय से लास्ट समय तक सूक्ष्म संजुलन लोक का उदय रहेगा, और लास्ट समय में उदय विच्छेद होगा। अब मैडम इसमें आपका वापस confusion- डाउट यहाँ पे है कि बंध हाँ से मैडम, हमने रिलेट किया, तो बंध का हमने सिर्फ यही बताया, डेफिनेटली है कि अगर यहाँ पे उसका उदय विच्छेद हुआ है तो इधर पे कहीं किसी पॉइंट पे उसका बंध विच्छेद हुआ है, उदय विच्छेद के पहले हुआ है, डेफिनेटली ये कोई पॉइंट होगा। पर अब ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट के, ये मान लो ये पॉइंट पे उसका बंध विच्छेद हुआ था, यहाँ पे उदय विच्छेद हो रहा है, यहाँ पे उसका बंध विच्छेद हुआ, तो इस पॉइंट के संख्येय स्थितिघात पश्चात ये कोई पॉइंट होगा जिसपे जाके मान का उदय विच्छेद हुआ है। ठीक है। तो मैडम या और संजुलन मान क्रोध में लिख हम सकते हैं ना? इसका कोई मैडम? रिलेशन नहीं बता पाएंगे, अगर हमने इससे इसका बताया तो हमारा ये वाला पोर्शन चला जाएगा। वो रिलेशन बताने के लिए आपने यहाँ पे मतलब बंध विच्छेद दिया है। बस ठीक है, आगे। हाँ, थैंक हाँ, यू। आप बोलिए। बंद विच्छेद ऊपर नहीं लिख सकते, या संजुलन क्रोध का बंद विच्छेद ऊपर नहीं लिख सकते, फिर बंद उदय विच्छेद बाद में लिख दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? फर्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि बंध विच्छेद पहले होता है, उदय विच्छेद बाद में हो रहा है। हाँ, तो बंद विच्छेद पहले आना चाहिए, नहीं ऊपर, ये जो संजुलन क्रोध के पहले संजुलन क्रोध बंद विच्छेद हम होना चाहिए। इससे इसको रिलेट नहीं कर रहे, वही मैं समझा रही थी जब आप मेरी सुन नहीं रहे थे और आप अपने डाउट पे अटके हुए थे। देखो और मैंने फिर क्या समझाया। तो लिखने का फायदा क्या हुआ इसका आखिर? फायदे तो फायदे ही फायदे। देखो ये पॉइंट है, अभी आप ना इतना समझ में मत नहीं आया उलझो, मैडम, बस तो इतना समझो, ये टोटली डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट है, और ये टोटली डिफरेंट, इनको एक अच्छा दूसरे से ठीक है, लिंक मत ठीक है, करो बस। ठीक है, फिर ठीक है, ये ठीक है, पॉइंट थैंक जो यू है, मैडम। ये पॉइंट का बंध विच्छेद के संख्येय स्थितिघात का पॉइंट है, ये इसके बंध विच्छेद, इसको आपस में रिलेट बिल्कुल नहीं करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है मैडम, थैंक आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना, इसीलिए कंफ्यूजन लग रहा होगा, आप बार बार इसके तो इतना नहीं लगेगा मतलब। यू। हाँ वही है ना, बंद विच्छेद और उदय विच्छेद में कंफ्यूजन हो गया। जय दीदी। एक मिनट, ऑडियो ऑडिबल नहीं हो रही है, आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ आ रही है। आ रही है जैसे मैडम। ऊपर संजुलन मान का बंध विच्छेद हुआ, उसके बाद संजुलन माया का उदय विच्छेद हुआ, फिर यहाँ पर भी उदय विच्छेद होगा। संजुलन माया एक लिखे होना, संजुलन लोक बचा 9 के लास्ट समय तक, तो यहाँ संजुलन माया का उदय विच्छेद ही समझे कि बंध विच्छेद जैसे अन्य ऊपर में है? बंध विच्छेद की हम बात ही नहीं कर रहे, अगर हम लोभ के विषय में बोलेंगे तो। नहीं, जैसे इसमें है ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। किस में है? यू भी लिखा हुआ है ना दोनों जगह? यहाँ वाला कि ये वाला? ये हाँ, ये तो मैं वही बोल रही हूँ, आप इसको इससे मत रिलेट करो, इसको इससे मत रिलेट करो, इसको इससे मत रिलेट करो, और इनफैक्ट इसको भी इससे रिलेट मत करो, क्योंकि अगर इस पॉइंट पे मैं बोल दूं स्त्री वेद का बंध विच्छेद, उदय विच्छेद हो रहा है, यहाँ पे पुरुष वेद के बंध विच्छेद की बात हो रही है। ठीक है, आप ठीक इनको है। आपस में मत रिलेट करो, बस इतना समझो कि आपसे जब इनमें से कोई भी बीच में से उठा के पूछ लिया कि संजुलन माया का उदय विच्छेद कब होगा, तो आपको कहना है संजुलन मान के बंध विच्छेद के संख्येय स्थितिघात पश्चात विच्छेद होगा। ठीक है, ऊपर से कोई उसका कनेक्शन नहीं होगा कि उसका उदय विच्छेद कब हुआ था कब नहीं हुआ था। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको कल की क्लास में इसको वापस डिटेल में फिर से ले लूंगी। ठीक है, अभी इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार के लिए इसको साइड में रखते हैं और हम आगे की दूसरी प्रकृतियों को देख लेते हैं। फिर इसको मैं वापस कल पूरी प्रकृतियों के बारे में बताया ना, आपको सेकेंड बार में शायद और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पे रखते हैं। पहली बार सुन रहे हैं ना, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है इसलिए। वही, आप पहली बार में लग रहा है आपको, मैं वापस सेकंड बार में बताऊंगी तो एक बार आपका सुना हुआ रहेगा ना, वही चीज जो मैं बोल रही हूँ मेरे लिए बहुत इजी लग रहा है क्योंकि मेरा सुना हुआ पड़ा हुआ है, पर आप लोग के लिए वो टफ लग रहा होगा, तो इसीलिए एक बार थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कल मैं फिर से एक बार इसको ले लूंगी। पहली बार सुन रहे हैं इसलिए हमको कंफ्यूज हो रहा है, और कुछ नहीं। ठीक।
हाँ ठीक है, ये हो गई हमारी संज्वलन लोभ की संज्वलन लोभ का उदय विच्छेद। अब उसके बाद हमने देखा 10th गुण स्थान तक की हमने बात करी। अब 10th गुण स्थान में, हाँ ठीक है, 10th तक में कितनी प्रकृति थी, तो वो थी संज्वलन लोभ। संज्वलन लोभ की जो प्रकृति थी वो 1 से 10 तक थी। ठीक है, अब 11वें तक की उदय में आने वाली प्रकृति कौन सी है, जो 1 से 11 तक उदय में आएगी लेकिन निद्रा 12 वगैरह में नहीं आएगी। एक बार मुझे निद्रा प्लीज मुझे बोलने का अवसर दीजिए, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। मैं अगर म्यूट ऑल कर दूंगी तो फिर आप लोग कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे। प्लीज क्लास को फ्लुएंटली चलने दीजिए, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। 12वां गुण स्थान जो है, 12वें गुण स्थान में प्रोसेस क्या होनी है, डायरेक्ट हमको आंसर पे नहीं आना है, हमको निकालना है आंसर, तभी वो दिमाग में बैठेगा। टॉपिक टफ है, समझने वालों के लिए मुश्किल पड़ेगा, इसीलिए प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 12वां गुण स्थान है, 12वें गुण स्थान में जीव को क्या करना है। 12वें गुण स्थान की अवस्था उसकी होती है एक ऐसी अवस्था जिसमें उसने मोहिनी का तो टोटल क्षय कर दिया है, लेकिन उस गुण स्थान के एंडिंग पे उसको क्या करना है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इन 3 कर्मों का क्या करना है, क्षय करना है। ठीक है, ज्ञानावर्णी की 5 प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है, अंतराय की 5 प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है, दर्शनावर्णी की 4 प्रकृतियों का उदय एक साथ हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो प्रकृति है 5 निद्रा पंचक, उनमें से 1 एट अ टाइम उदय होता है। अगर आपकी नींद का लेवल निद्रा के लेवल का है तो आपको प्रचला के लेवल की नींद नहीं आएगी। प्रचला निद्रा निद्रा स्त्यानर्धी कोई भी लेवल की नींद में आप नहीं होगे। आप एक डेफिनेटली, अगर ये 5 लेवल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लेवल्स में से आप अगर इस लेवल पे हो तो आप शेष के लेवल पे कैसे होगे, और अगर आप इस लेवल पे हो तो हम यहाँ तक स्टॉप नहीं बता सकते, हम कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही लेवल की निद्रा में है जीव। ठीक है, इसीलिए 5 निद्रा में से एक समय पे एक ही निद्रा का उदय रहता है। अब इन 5 में से जब तक जीव प्रमत्त अवस्था में होता है, प्रमत्त अवस्था वाला जो जीव होता है, वो प्रमत्त अवस्था वाला जीव इस लेवल की निद्रा में भी हो सकता है, इस लेवल में भी हो सकता है, इस लेवल में भी हो सकता है। मतलब उसके पास 5 निद्रा का ऑप्शन खुला है। लेकिन जब जीव अप्रमत्त बन जाता है तो उसको इस लेवल की भी निद्रा नहीं आती है, इस लेवल की निद्रा में भी नहीं होता, इस लेवल की निद्रा में भी वो नहीं होता है। तो कहाँ तक होता है, तो या तो वो इस लेवल की निद्रा में हो सकता है या फिर वो इस लेवल की निद्रा में हो सकता है। ठीक है, उसके ऊपर की लेवल की निद्रा उसको नहीं आती। तो अप्रमत्त अवस्था में या तो इस लेवल की निद्रा होगी या फिर इस, मतलब ये क्या है, निद्रा है और ये है प्रचला। तो निद्रा और प्रचला का उदय हो सकता है अप्रमत्त अवस्था में भी। अप्रमत्त अवस्था कहाँ से स्टार्ट होती है, 7th गुण स्थान से। श्रेणी चढ़ते हुए मतलब 8वें गुण स्थान में भी निद्रा का उदय हो सकता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि नींद के उदय में भी, निद्रा या प्रचला कोई सी नींद है, उसके उदय में भी श्रेणी का आरोहण, मतलब नींद में भी जीव श्रेणी आरोहण कर सकता है। जैसे हमने देखा कि भय के डरता हुआ जीव भी श्रेणी आरोहण कर सकता है, ऐसे निद्रा के डरता हुआ तो सिर्फ आरोहण करके 8th तक ही उसका भय का उदय रहेगा, 9th में जाएगा तो भय का उदय नहीं होगा, विच्छेद हो गया होगा। पर निद्रा का उदय, उसने श्रेणी चढ़ ली, अगर उसने उपशमक श्रेणी चढ़ी तो 8 9 10 11 तक पहुंच गया, 11 से वापस 10 9 8 7 6 तक पहुंच गया, मतलब नींद में उसने उपशमक श्रेणी आरोहण भी कर लिया, अवरोहण भी कर लिया। तो 7th 8th 9th 10th 11th गुण स्थान तक जीव क्या कर सकता है, निद्रा का उदय रह सकता है। लेकिन जैसे ही, मतलब जब जीव 12th गुण स्थान में आता है और 12th गुण स्थान के अंतिम में उसको इन प्रकृतियों का क्या करना है, उदय विच्छेद और सत्ता विच्छेद क्षय करना है। ठीक है, तो इस समय पे वो जीव जो 12th गुण स्थान का काल है, उस पूरे काल में नींद की अवस्था में नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये ऐसा रीजन क्यों हुआ, क्योंकि अब देखना, ये क्या था, 7 8 9 10 11, 11 से 10 9 8 7 और नीचे जाके 6 अवरोहण है। तो ये किस में होता है, उपशमक श्रेणी में होता है। हाँ, उपशमक श्रेणी में होता है, निद्रा का उदय उपशमक श्रेणी में है।
लेकिन वहीं अगर मैं शपक श्रेणी की बात करूं कि वो जीव शपक श्रेणी कर रहा है, कर्मों को क्षय करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको उसी भाव में मोक्ष जाना है, तो क्या होगा? क्या वो निद्रा की अवस्था में श्रेणी आरोहण करेगा? तो आंसर इज नो। भले ही वो 8th गुण स्थान में, 9th में है, 10th में है, और 8, 9, 10 में हमने निद्रा का उदय बताया, निद्रा प्रचला दोनों का उदय बताया, पर वो उपशमक श्रेणी के 8, 9, 10 गुण स्थान में बताया है। ठीक है, अगर वो शपक श्रेणी वाला होगा तो 8, 9, 10 में वो 8, 9, 10 की अवस्था में वो क्या नहीं होगा? निद्रा का उदय नहीं होगा। इनफैक्ट उसका जो 7वां और छठा 7वां वाले भी जो रहते हैं, ये जो छठा 7वां भी मतलब असंख्य बार छठे 7वें में जो स्विच करके फिर वो श्रेणी का आरोहण करता है, तो छठे 7वें में भी वो मतलब उसकी जब प्रोसेस की बिगनिंग हो या फिर शपक श्रेणी आरोहण कर जाए, दोनों अवस्थाओं में क्या नहीं कर सकते? श्रेणी का आरोहण नहीं कर सकते। कौन सी? शपक श्रेणी का। क्योंकि ये जो शपक श्रेणी है वो बहुत मतलब बहुत अनंत विशुद्धि चाहिए होती है ना इसमें, बहुत तेज विशुद्धि में ही जीव अपने कर्मों को क्षय करते हुए, टोटल आत्मा से हटाते हुए और आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसी शपक श्रेणी के लिए कभी भी निद्रा का उदय नहीं होता। ध्यान में रखना, उपशमक में निद्रा प्रचला दोनों का उदय संभव है, पर शपक श्रेणी में निद्रा प्रचला का उदय संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो छठे 7वें 8वें 9वें 10वें वाला जीव किस में जाता है? 12वें में जाता है, फिर 13वें में जाता है, फिर 14वें में जाता है। तो इन सब में भी उसका उदय नहीं होगा। उदय नहीं होगा तो 12वें में तो ओनली एंड ओनली मतलब अभी यहाँ पे 8, 9, 10, 11 में तो उदय बता दिया, शपक श्रेणी में किसी में भी उदय नहीं होगा, इसमें किसी में भी उसका उदय नहीं होता। तो मतलब शपक श्रेणी की अपेक्षा हमने बहुत पहले ही उसका उदय विच्छेद कर दिया, उपशमक श्रेणी की अपेक्षा 11वें गुण स्थान तक उदय विच्छेद किया। तो जो निद्रा द्विक है, निद्रा द्विक का उदय कब तक रहता है? तो 1 से 11वां गुण स्थान तक। किसकी अपेक्षा? उपशमक श्रेणी की अपेक्षा। ठीक है, उपशमक श्रेणी वाला जो जीव है। और शपक श्रेणी की अपेक्षा जब तक वो छठे 7वें में स्विच कर रहा है, उस समय से भी ऊपर, मतलब उस समय से पहले तक में, उस समय के पहले भले ही उसकी निद्रा का उदय हो, उस समय के बाद में फिर निद्रा का उदय नहीं होता। अब जब हम बोल रहे हैं 12th में नहीं होता, 13th में नहीं होता, 14th में नहीं होता, तो हमें क्लियर पता है कि 13, 14th में तो दर्शनावर्णी की प्रकृति ही नहीं, मतलब कर्म ही नहीं होता, तो इसमें 13, 14 का तो सवाल ही नहीं उठता। तो 12वें गुण स्थान में जब हम बात करते हैं कि दर्शनावर्णी की कितनी प्रकृतियों का उदय होगा, तो 4 प्रकृतियों का ही उदय होता है, क्योंकि 3 का उदय तो हम उदय विच्छेद हमने 6th गुण स्थान में कर दिया, 2 का उदय विच्छेद हम 11वें में कर देते हैं। ठीक है, और अगर शपक श्रेणी की अपेक्षा बात करें तो वो छठे 7वें में आने के पहले ही समझो उसका उदय विच्छेद हो चुका है, फिर वो उदय नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया निद्रा द्विक और स्यानर्धि त्रिक। तो रिमेनिंग 4 का कब तक होगा? तो रिमेनिंग 4 का 12 तक, मतलब 12वें में जाके उदय विच्छेद होता है। ये हुआ। एक बार हम ना क्रम से सारी प्रकृतियों को देख भी लेंगे कि क्रम से अगर हम ज्ञानावर्णी की बात करें तो कौन से गुण स्थान तक, दर्शनावर्णी की कौन कौन से गुण स्थान तक, वो चार्ट के माध्यम से हम लोग देख लेंगे फिर से। ठीक है, अभी बस इतना ही समझना, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये जो है दर्शनावर्णी की 4, उसमें से 3 और 2 इनकी बात हमने कर ली। ये 1 से 6 तक बात करी, ये 1 से 11 तक बात करी, और ये वाली प्रकृति को हम 1 से 12 तक बात करेंगे। ठीक है, इसीलिए निद्रा द्विक को कहाँ तक लेना? 1 से 11 तक लेना, 11 के ऊपर इनका उदय नहीं होता। फिर 12वें गुण स्थान तक क्या है? तो 12वें गुण स्थान तक ये प्रकृति है, एक मिनट दीदी, इनका उदय 1 से 12 तक होता है। एक ज्ञानावर्णी निद्रा 5, की बात अपन दर्शनावर्णी कर रहे 4, हैं ना, अंतराय 5। ठीक है, ये जो निद्रा उसके की बाद बात फिर अपन कर रहे हैं ना, दुस्वर, सुस्वर, चलो ये एक मिनट 13वें गुण दीदी, स्थान की जो है मेरा ये हम मतलब बाद में देखेंगे। अब हमारी कितनी प्रकृति हो गई है एक बार वो देख लेते हैं, ताकि फिर हमारी कितनी बची है वो मनोज जी एक हम हाँ क्वेश्चन देखेंगे उसमें। है। दीदी एक मिनट सुनिए ना थोड़ा सा, ये जो अपन निद्रा द्वीप बोले अभी, तो ये छठे नहीं, इसमें छपक श्रेणी वाले में छठे 7 में नहीं रहेगा फिर? क्या? छठे 7 में निद्रा द्वीप छपक श्रेणी वाले में नहीं रहेगा?
छठे सातवें शपथ छठे श्रेणी, सातवें मतलब अगर वो शपथ श्रेणी का आरोहण कर रहा है ना, हाँ शपथ श्रेणी के आरोहण की प्रोसेस में अगर वो छठे सातवें को जो फ्लक्चुएशन होता है बार बार, अगर उस समय की अवस्था है तो निद्रा का उदय नहीं होगा। तो फिर मैं पर आज मतलब छठे से ही उसका पूरा 12 तक नहीं रहेगा उदय उदय हाँ, देखो देखो 11 देखो तक। छठे सातवें में क्यों मैं मना नहीं कर रही हूँ, देखो क्या बात है। एक कोई हाँ जीव है ना, ये जीव हाँ है, ये जीव सिक्स्थ गुण स्थान में है, मान लो संयत है वो, ठीक है, और उसको उसी भाव में मोक्ष जाना है, और अभी वो सिक्स्थ गुण स्थान में, सिक्स्थ में है वो, लेकिन उसने शपथ श्रेणी का आरोहण नहीं किया। वो सिक्स्थ में है, फिर वो सेवेंथ में गया, फिर वो सिक्स्थ में आया, फिर वो सेवेंथ में आया, या फिर कंटिन्यू सिक्स्थ में भी रहा हो मान लो बहुत टाइम तक, तो ये सिक्स्थ में रहा, और इस पॉइंट पे जाके उसने अपने शपथ श्रेणी आरोहण की प्रोसेस स्टार्ट करी। तो अभी तक वो छठे सातवें जिसमें भी था, किसी भी अवस्था में था, यहाँ पर उसके निद्रा का उदय संभव है, ठीक है। अच्छा इस पॉइंट से उसने शपथ श्रेणी आरोहण स्टार्ट किया है, शपथ श्रेणी आठवें आरोहण की में स्थान प्रोसेस से स्टार्ट करी है, प्रोसेस आठवें स्टार्ट में करी। स्थान से नहीं नहीं आठवें नहीं में नहीं स्थान नहीं, माने सुनो, एक बार सुनो, छठे हाँ सातवें में ही है वो अभी, पहले अच्छा इस पॉइंट पे वो प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। जिस पॉइंट हाँ पे प्रोसेस स्टार्ट की जाती है वो डेफिनेटली सेवंथ गुण स्थान होता है। उसके बाद फिर वो छठे पे आया, अंतर्मुहूर्त बाद छठे पे आया, फिर अंतर्मुहूर्त बाद सातवें पे आया, फिर अंतर्मुहूर्त बाद छठे पे आया, फिर अंतर्मुहूर्त बाद सातवें पे आया, फिर ऐसे करके असंख्य बार उसने अप डाउन करा, और फिर उसके बाद वो सातवें के बाद इस पॉइंट पे वो शपथ श्रेणी चढ़ गया, आठवें गुण स्थान पे आ गया। इस पॉइंट पे आठवें पे आया, उसके बाद वो जीव, ये सेवंथ इसका इस वाले का पॉइंट है, हाँ ये वाला सेवंथ है। फिर ये सेवंथ में उसने प्रोसेस स्टार्ट करी, फिर वो छठे में गया, सातवें में गया, छठे में गया, सातवें में गया, अंतिम बार जब वो सातवें में आएगा, असंख्य बार करने के बाद अंतिम बार सातवें में आया, उसके बाद वो आठवें में आ गया, यहाँ से उसने श्रेणी आरोहण कर दी। फिर उसके बाद अंतर्मुहूर्त रहने के बाद वो 9th में रहा, अंतर्मुहूर्त रहने के बाद 10th में गया, अंतर्मुहूर्त रहने के बाद 12th में गया, और उसके बाद फिर वो 13th में आया, और फिर वो 14th में आया, और फिर इस पॉइंट पे उसका मोक्ष रहा, ठीक है। तो इस दौरान उसके निद्रा का उदय संभव है, लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसके निद्रा का उदय नहीं होगा। तो ये छठे सातवें में निद्रा का उदय हो भी सकता है, पर अगर वो प्रोसेस के अंदर वाला छठा सातवां है तो उसमें नहीं होगा। अभी क्लियर हुआ? हाँ हो गया, आप क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते छठे सातवें में शपथ श्रेणी वाले के छठे सातवें में उदय होगा कि नहीं होगा। अगर वो प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद का छठा सातवां है तो उसमें नहीं होगा, पर उसके पहले तो उसको नींद आई सकती, हो सकता है कोई नींद से जागा और उसने शपथ श्रेणी आरोहण कर लिया, पर वो गुण स्थान छठा सातवां ही चल रहा था, नींद में भी छठा सातवां था, अभी भी छठा सातवां है, पर अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। तो ये प्रकृति हम, ठीक है, कितनी प्रकृतियां हो गई हैं इनकी बात भी हम कल ही कर लेते हैं, अभी टाइम हो रहा है, तो वो सारी प्रकृतियों का हम देखेंगे। उदय कौन कौन से गुण स्थान, मतलब अब हमारे 12 तक की बात कर ली, 13 और 14 की प्रकृतियां हम देखेंगे, ठीक है। तो अनु अभी जी, हाँ हम जो ये निद्रा की बात कर रहे हैं ना, जो नॉर्मली अपन नींद लेते हैं उसकी बात है या और कुछ बात है? हाँ, वो निद्रा वही है एक तरह से, मतलब बाहरी रूप से, मोटे मोटे रूप से निद्रा का उदय दिख जाता है, तो जब दिख रहा है तब तो डेफिनेटली उदय, कोई सी भी 5 में से एक का उदय तो हो गई होगा जब दिख रहा है। और लेकिन कभी ऐसा भी है कि बाहरी रूप से दिखे नहीं, लेकिन उदय रहता है, उदय हो जाता है, मतलब हर समय उदय नहीं रहता। ये जब हम, जैसे हमने ध्रुव बंदिनी अध्रुव बंदिनी पढ़ी ना, हर समय बंद हो हाँ रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ वैसे ही हाँ हाँ हाँ। ध्रुवोदया अध्रुवोदया होती है। तो निद्रा पंचक अध्रुवोदया बोला, हर समय इनका उदय नहीं रहता, पर ओके। जब द्रव्य रूप से है तो दिख जाएगा, और जब नहीं है तो ऐसा जरूर, मतलब जब नहीं है तब ऐसा नहीं समझना कि द्रव्य रूप से दिख रहा है, तो क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब ऐसा समझो कि द्रव्य रूप से अगर निद्रा, कोई नींद में व्यक्ति दिख रहा है सोता हुआ, तो 5 में हाँ से एक हाँ। का तो उदय डेफिनेटली है उसके। पर ओके। जागृत व्यक्ति में भी हो सकता है कि जागृत अवस्था है तो भी उसके नींद का उदय हो ही सकता है, हो सकता है बिल्कुल झपकी आ गई, जागते जागते व्यक्ति को झपकी आ गई, कभी हाँ सबकॉन्शियस हाँ। माइंड में चला गया होता है, पता ही नहीं चलता है कि अरे नींद लग गई थी, 1 सेकंड की नींद लगी थी भले ही, तो हो सकता है ना हम्म। कि उस अवस्था में भी निद्रा का उदय हो। हो सकता है।
यह दर्शनावली में 4 प्रकृतियां कौन सी ली है आपने? चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। ठीक ठीक है, हम्म आज क्लास इतने ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय साधना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना, किसी को मेरे वचन हमारे पर जय सभी क्षमा याचना, धन्यवाद दीदी। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। धन्यवाद। कोई पूछ रहा है क्या कुछ? पहली बार पढ़ रहे हैं तो नहीं समझ में आता, तो आपको परेशान करते हैं, बार बार पूछते हैं। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आप 10 बार पूछिए। पूछने वालों के लिए मैं बिल्कुल रेडी हूँ, सीधे आंसर देने वालों के लिए भी शायद रेडी नहीं हूँ। ठीक है, ठीक सा। जय जिनेंद्र, क्षमा याचना। ओके, जय जय।